क्या आरएसएस की शाखा में तिरंगा लगता है क्या? लगता है क्या? लगता है क्या? आरएसएस की शाखा में हिंदू मुसलमान का भेद होता है, हमारी शाखा में हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई 130 करोड़ नागरिक, अनुसूचित जाति का व्यक्ति, पिछड़े व्यक्ति, वंचित समाज का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति शाखा में आ सकता है, शाखा का प्रमुख बन सकता है, शाखा का संचालन कर सकता है। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी साथियों को जय हिंद। सब लोग उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 स्थानों पर अलग अलग जगहों में, शहरों में, गांवों में तिरंगा शाखा का आयोजन हो रहा है। और इस तिरंगा शाखा में आज जो पहला तिरंगा शाखा की जो पहली शुरुआत है, वो शुरुआत हम लोग भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर, उनके द्वारा अपने गए जीवन में किए गए कार्यों पर चर्चा करके आज इस तिरंगा शाखा की शुरुआत करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान इस देश में लागू हुआ। गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग हर साल 26 जनवरी पर देश के गणतंत्र दिवस को मनाते हैं और साथ ही साथ संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं। भारत की व्यवस्था कैसे चलेगी, नए भारत का निर्माण कैसे होगा, आजादी के बाद का भारत कैसा होगा, आजादी के बाद के भारत में भारतवासियों को किस प्रकार के अधिकार होंगे, इसके लिए कड़ी मेहनत और मशक्कत करके दुनिया के तमाम संविधानों का अध्ययन करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की, भारत के संविधान को लिखा। लेकिन उस भारत के संविधान का सार संविधान की प्रस्तावना में मिल जाता है। भारत के संविधान को भारत के लोगों ने अंगीकार किया, आत्मग्रहित किया। यह हम सब के लोगों के द्वारा अपनाया गया संविधान है और इसीलिए इस मुल्क की व्यवस्था किसी के
फरमान से नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगी, ये बात हम लोगों ने तय किया। और आज के समय में, हालांकि हिंदुस्तान ने कई ऐसे दौर देखे आजादी के बाद जब हमें यह महसूस हुआ कि भारत का संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत का ताना बाना, भारत की सामाजिक व्यवस्था खतरे में है। ऐसे कई मौके हिंदुस्तान में आए, लेकिन ये हमारा संविधान था, ये हमारा कानून था, ये बाबा साहब का एक सशक्त और मजबूत संविधान ही था जिसने भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम किया। भारत के लोगों ने इस संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, सत्ता भी आती जाती रहेगी, आज इसकी सरकार कल उसकी सरकार, लेकिन भारत किस व्यवस्था से चलेगा, किन नियमों किन कानूनों का पालन करेगा, यह बात अगर हिंदुस्तान को किसी ने बताई तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताई, यह संविधान लिखकर बताई कि ऐसे भारत की व्यवस्था चलेगी। तो इसलिए सर झुकाकर मैं ऐसे महापुरुष को नमन करता हूं। तो जय हिंद, जय हिंद। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं, आत्म अर्पित करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत ही सामान्य परिवार में जन्मे। महू जो स्थान है, उनका जन्म स्थान है, वो मौजूदा समय में मध्य प्रदेश में है। वहां पर उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम राम जी, उनकी माता का नाम भीमाबाई, और अपने माता पिता की 14वीं संतान थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जिस समय उनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891, आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो जातीय भेदभाव की व्यवस्था थी, जो समाज में छुआछूत की बीमारी थी, वो बीमारी बहुत ही प्रबल और मजबूत थी। और उस छुआछूत की बीमारी के कारण बचपन से ही, यानी कि जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया, उस वक्त से लेकर
और अंतिम समय तक ये दंश उनको झेलना पड़ा। छुआछूत की बीमारी, भेदभाव की बीमारी, जाति के नाम पर नफरत की बीमारी, समाज के एक वर्ग को, क्योंकि वो खास वर्ग में पैदा हुआ, अनुसूचित जाति में पैदा हुआ, इसलिए उसको पीछे धकेलने की बीमारी, इस बुराई और बीमारी के खिलाफ सतत लड़ते रहे, सतत संघर्ष करते रहे। और आप कल्पना कीजिए कि सिर्फ एक जाति में पैदा होने के कारण कोई आपके हाथ का पानी ना पिए, आपको बगल में ना बैठाए, आपको क्लासरूम में साथ बैठकर पढ़ने की इजाजत ना दे, तो क्या आपको अपने अंदर मनुष्य होने का एहसास होगा? क्या आपको समाज की इस व्यवस्था के प्रति गुस्सा नहीं आएगा, नाराजगी नहीं आएगी? लेकिन बाबा साहब ने उस नाराजगी, उस गुस्से को पाला और उससे निपटने के लिए पहले स्वयं को शिक्षित किया और फिर समाज को शिक्षित करने में जुट गए। पूरा जीवन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में पीएचडी की, कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की, कई विषयों में पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएशन, लॉ की डिग्री। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में यह कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की जितनी आयु होती है उतनी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डिग्रियां थी। ये कोई मामूली इंसान नहीं थे, एक महापुरुष, एक महामानव, एक ऐसे इंसान जिन्होंने कहा कि छुआछूत गुलामी से ज्यादा बदतर है। गुलामी की जो व्यवस्था है उससे भी ज्यादा बदतर है छुआछूत, अगर आप इंसान को इंसान न समझे। कौन किसके घर में पैदा होगा ये तो किसी के बस में नहीं। कोई सलीम के घर पैदा हुआ तो मुसलमान हो गया, कोई सिख के घर पैदा हुआ सिख हो गया, कोई छत्री के घर पैदा हुआ छत्री हो गया, कोई ब्राह्मण के घर पैदा हुआ ब्राह्मण हो गया, कोई किसी पिछड़े वंचित समाज में पैदा हो गया तो समाज से हो गया। लेकिन जो पैदा हुआ इसमें उसका क्या दोष है? अगर मैं किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के घर में मेरा जन्म हुआ तो इसमें मेरा क्या दोष है? और इसके कारण मेरे हाथ का छुआ कोई पानी ना पिए, स्कूल में अगर कोई हमारे साथ में बैठ के पढ़ाई ना करे, तो मैं तो ये समझता हूं कि ये मानवीयता, मनुष्यता और इंसानियत के खिलाफ व्यवस्था है, जिसको बदलने की हमें सबको जरूरत है। पहले भी चल रही थी और आज भी कहीं ना कहीं ये बीमारी मौजूद है। और जब मैं आज की बात करता हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लंबे आंदोलन की बदौलत, भारत के संविधान की बदौलत समाज के वंचित शोषित तबके को न्याय मिला, नौकरियों में आरक्षण मिला, शिक्षा में जरूर कुछ स्थान मिला, उनको संसद में, विधानसभाओं में भी स्थान मिला। लेकिन जितना कष्ट, जितनी पीड़ा, जितना हजारों वर्ष से उनको धकेल के पीछे रखा गया, समाज के उस वंचित वर्ग को, शोषित वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति के लोगों को जितना धकेल के, धक्का दे दे के पीछे किया गया, आज भी सहजता से
कई स्थानों पर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। आज भी जातिवाद की बुराइयां लोगों के दिमाग में जिंदा हैं। तो जब तक जातिवाद की बुराइयां, छुआछूत की बुराई, जब तक समाज में भेदभाव की बुराई जिंदा रहेगी, तब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के विचार जिंदा रहेंगे, तब तक बाबा साहब के विचार जिंदा रहेंगे। और इसलिए आप सबको आज विस्तार से चर्चा करनी है बाबा साहब के जीवन के बारे में। और जब मैं कह रहा था कि सामाजिक बुराइयां अभी भी हैं, छुआछूत की बीमारी अभी भी है, नफरत की बीमारी अभी भी है, तो मैं पिछले दिनों घटी 2 घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा। 2-3 घटनाओं का उल्लेख। एक दिन मैंने खबर पढ़ी कि राजस्थान में दलित समाज के एक व्यक्ति की शादी हुई और शादी के बाद वो मंदिर में जाने लगा, तो मंदिर में प्रवेश से उसको वर्जित किया गया, उसका प्रवेश रोका गया और कहा गया कि मंदिर में आने की तुमको इजाजत नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर दलित समाज के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, शमशान में उसका परिवार उसकी लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए जाता है, शमशान में अंतिम संस्कार से उसको रोक दिया जाता है। सोचिए आप किस तरह की पीड़ा हिंदुस्तान में अभी भी हमें झेलने को देखने को मिल रही है, परेशान करती है मन को। सीआरपीएफ का एक जवान, सीआरपीएफ का जवान बुलंदशहर में थाने में जाता है, एप्लीकेशन देता है और कहता है कि साहब मैं दलित समाज से हूं, मेरी शादी होनी है और मुझे घोड़ी पर बैठने की इजाजत दी जाए, इसके लिए मुझे पुलिस बल की सुरक्षा चाहिए। यह हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर आजादी के 75 वर्ष के बाद भी। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि अगर हम मनुष्य को मनुष्य नहीं समझेंगे, अगर हम जाति के कारण, हम धर्म के कारण भेदभाव की व्यवस्था में जीवित रहेंगे, तो भारत कभी तरक्की और विकास के रास्ते पर नहीं जा सकता। इसलिए इस तिरंगा शाखा में बाबा साहब के विचारों से संकल्प ले हम लोग कि हम इस भेदभाव की व्यवस्था को मिटाने के लिए लगातार सतत काम करते रहेंगे। हम ऐसी व्यवस्था में जीवित रहना चाहते हैं जहां शमशान में भी अंतिम संस्कार करने से रोका जाए, जहां शादी में घोड़ी पर बैठने से रोका जाए, जहां मंदिर में प्रवेश से रोका जाए। और इसी बड़ी बुराई के खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जब इनके जीवन को आप पढ़ेंगे तो कई घटनाओं का ऐसा उल्लेख है जहां पर मंदिर प्रवेश के लिए इन्होंने लंबा आंदोलन चलाया, तालाब में पानी पीने के लिए इन्होंने लंबा आंदोलन चलाया। यानी कि ऐसी व्यवस्था में भारतीय समाज फंसा हुआ था जहां पर तालाब में जानवर को पानी पीने की इजाजत थी, लेकिन अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, वंचित समाज के व्यक्ति को पानी पीने की इजाजत नहीं थी। तो इसलिए बाबा साहब ने खुद भी शिक्षा ग्रहण की, अपने समाज को शिक्षित किया और एक आह्वान किया और यह कहा कि एक वक्त भूखे पेट भी, ध्यान से सुनिएगा, एक वक्त भूखे पेट भी रहना पड़े तो रह लेना, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का काम करना, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, जिससे वो समाज में व्याप्त बुराइयों को समझ सके, उससे लड़ सके, उसको दूर करने के लिए काम कर सके। तो बाबा साहब के संविधान के मुताबिक ये देश चल रहा है, चल रहा है क्या?
लगता है आपको चल रहा है? आज भी उस संविधान पे चोट मारी जाती है, आज भी उस संविधान को कहीं ना कहीं कलंकित करने का प्रयास किया जाता है। आज भी कुछ ऐसी पार्टियां हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो देश को उसी भेदभाव की व्यवस्था, नफरत की व्यवस्था में ले जाना चाहती है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों को हमें जीवन भर याद करना है, पढ़ना है, इनके विचारों पर चलना है और ये कहना है कि भारत भारत के संविधान से चलेगा, भारत किसी के फरमान से नहीं चलेगा। भारत किसी के फरमान से नहीं चलेगा। भारत भारत के संविधान के मुताबिक चलेगा। बताने की कोशिश कर रहा था कि बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का जीवन, बाबा साहब के विचार जितने 15 अगस्त 1947 को प्रासंगिक थे उतने आज भी प्रासंगिक हैं। और जब तक गैर बराबरी और नफरत की व्यवस्था रहेगी तब तक हमको इस संविधान की प्रस्तावना पे जीना है, मरना है, अपना जीवन बिताना है। इस संविधान के लिए हमको जीवन भर काम करना है। हम अपनी आजादी को, हम अपने लोकतंत्र को, हम अपने संविधान को, हम अपने कानून को अंगीकार करते हैं। इसको, इसके साथ खेलने की इजाजत हम किसी को नहीं देंगे और उसके लिए चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। मैं यहां आ रहा था और कई दिनों से चर्चा थी, जब भी मैं कहता था तिरंगा शाखा, तिरंगा शाखा, तो भाजपाई कहते थे अरे ये क्या शाखा लगा पाएंगे। आरएसएस वाले कहते थे इन्हें शाखा का मतलब क्या मालूम है। मैं उन सब से कहना चाहता हूं, आओ लखनऊ के इस कार्यालय के अंदर, यहां लगी है शाखा और ऐसी 1000 शाखाएं पूरे उत्तर प्रदेश में। हमसे लोग कहते थे कि आरएसएस वाले भी शाखा लगाते हैं, आप भी शाखा की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमने कहा 1 जुलाई को पता चलेगा कि जो शाखा ये दीवाने लगा रहे हैं और जो शाखा आरएसएस की लगती है उसमें बुनियादी फर्क क्या है। हम अगर राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो राष्ट्र का सबसे बड़ा गौरव और प्रतीक हमारा राष्ट्रध्वज है, ये तिरंगा है। इसके सामने नमन करके इस राष्ट्र को बनाने का हम संकल्प ले रहे हैं। क्या आरएसएस की शाखा में तिरंगा लगता है क्या? लगता है क्या? लगता है क्या? दूसरा प्रश्न, बोले आप भी आरएसएस की तरह शाखा लगा रहे हैं, तो हमने कहा हमारी शाखा में माताओं और बहनों को भी जाने की इजाजत है। आरएसएस की शाखा में माताएं बहनें जाती हैं क्या? जाती है क्या? जाती है क्या? ये सब देखिए, कायनात सिद्दीकी जी हमारी बहन बैठी हुई। तीसरी बात, हमने कहा आरएसएस की शाखा में हिंदू मुसलमान का भेद होता है, हमारी शाखा में हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, 130 करोड़ नागरिक, अनुसूचित जाति का व्यक्ति, पिछड़े व्यक्ति, वंचित समाज का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति शाखा में आ सकता है, शाखा का प्रमुख बन सकता है, शाखा का संचालन कर सकता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चौथी बात, मैंने कहा आरएसएस की शाखा को चलाते हुए 94 वर्ष हो गया। कितना? 94 वर्ष। 1925 में बनी थी, अब 97 वर्ष हो गया। 97 वर्ष।
97 वर्ष में आज तक, ये सवाल है, सोचिएगा, 97 वर्षों में आज तक संघ का कोई प्रमुख अनुसूचित जाति का व्यक्ति बना क्या? बना क्या? पिछड़े समाज का व्यक्ति बना क्या? बना क्या? मैंने कहा हमारी शाखा में वंचित, शोषित, पिछड़े किसी भी समाज का व्यक्ति हमारी शाखा का प्रमुख बन सकता है। यहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इसलिए ये राष्ट्रभक्तों की जमात है, ये देशभक्तों की जमात है, ये राष्ट्र के लिए मरने मिटने वाले लोगों की जमात है। और ये हाथ में तिरंगा लेके भारत के 130 करोड़ लोगों की भाईचारे और एकता को बचाने का संकल्प लेने वालों की जमात है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।